गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने कंप्लीट इंडियन पॉलिटीज़ की वीडियो अपलोड कर दी हैं टिल फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 2 तक। तो आप प्लीज़ पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 और ये सारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ ज़रूर देखें, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3। अब देखो, सबसे पहले हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, हमने इससे पहले आर्टिकल 12 और 13 देख लिया था। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब 12 हमने देख लिया था। 12 हमारा क्या था? 12 को अगर हम याद करेंगे तो 12 था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 था आपका डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 14, जो कि बोलता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। सभी लोग कानून के सामने एक समान हैं। आर्टिकल 14 ट्रीट्स ऑल पीपल द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। सभी लोग सेम हैं कानून की निगाहों में। दिस प्रोविजन स्टेट दैट ऑल सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। द लॉ ऑफ द कंट्री प्रोटेक्ट एवरीबडी इक्वली अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। द लॉ विल ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर। तो सभी के लिए कानून बराबर है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे कोई कितना ही छोटा हो। ठीक है, चाहे कोई बहुत बड़ा राजा हो या कोई बहुत गरीब हो, सबके लिए कानून बराबर है। ये बोलता है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, आर्टिकल 14 में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स एज फॉलोज: द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो सिर्फ भारत की सरजमीन के अंदर हैं। अब इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, ध्यान से समझना। एक आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ का है? ब्रिटिश के ओरिजिन का है, मतलब कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटिश से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? ये अमेरिकन ओरिजिन कंसेप्ट है, ये अमेरिका से लिया गया है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ मैं आपको यही बता देता हूँ, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका एक बहुत ही जनरल कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ आपका एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है। ठीक, समझ में आया? अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। बस आप इतना समझ लो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब ये ब्रिटिश से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ आपका यूएसए से या अमेरिकन ओरिजिन का ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं कि ये निगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है। ये देखो, आप देख रहे हो सामने, ये एक हमारी लेडी जस्टिस जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है और ये बता रही हैं कि सभी लोग लॉ के सामने एक बराबर हैं। ये ब्रिटिश ओरिजिन का कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सभी लोग कानून के सामने एक बराबर हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे कोई भी हो, सब एक बराबर हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14(1) में आ गए हैं हम। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं। डाइसी ने भी यही बोला है, ये डाइसी ने दिया गया था ये रूल ऑफ लॉ। ये रूल किसने दिया था? डाइसी ने। अब देखो, कोई भी रैंक हो, स्टेटस हो, पोजीशन हो, कंडीशन हो, कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल माना जाएगा। चाहे कोई प्रिविलेज क्लास का हो, अंडर प्रिविलेज क्लास हो, अनप्रिविलेज क्लास हो, सभी लोग लॉ के सामने एक बराबर हैं। ये बोला गया है किसमें? इक्वालिटी बिफोर लॉ में। इसीलिए ये निगेटिव नेचर का है। अभी निगेटिव मत समझो, अभी आगे समझेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि निगेटिव क्यों बोला जा रहा है। इसे समझ में आ गया? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बट ये देखो, कहीं कहीं पे इस पे एक्सेप्शन है, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, डिप्लोमेट्स हैं, जजेस हैं, इनको कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन मिलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ के। ये एक्सेप्शंस हैं कुछ। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं अंडर आर्टिकल 105, 194, 361। इन्हें क्या होता है? एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, इतना हमें समझना है। अब आया बढ़िया कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये आता है आर्टिकल 14(2) में। ये भाई साहब, ये आर्टिकल ये बोलता है कि अगर हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे दो लोग हैं, सपोज दैट एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। ये बंदा पढ़ता है 7th क्लास में, ये पढ़ता है 10th क्लास में। ठीक है, तो अब इनको अगर क्या हम सेम क्लास का पेपर करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। क्या इन लोगों की आइडियोलॉजी, सारी कंडीशन सेम होंगी? नहीं होंगी।
मान लो घर में 2 बच्चे हैं, एक 7th क्लास में एक 10th क्लास में, क्या दोनों को सेम राइट का अधिकार है? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम दोनों को सेम तरीके खाना खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं। तो हमें क्या करना होता है इस कंडीशन में कि जो लोग सेम कैटेगरी के हैं, जैसे मान लो एक प्रिविलेज सोसाइटी है, उसके लिए एक अलग लॉ होना चाहिए, एक अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है उसके लिए एक अलग लॉ होना चाहिए। ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। समझना इस बात को, ठीक। जैसे मान लो एक रेस लग रही है ना, या मान लो कोई हमारा कॉम्पिटिशन है, उसने कहा भैया तुम्हें यहाँ तक भागना है ना, उसने कहा, और कोई बंदा यहाँ खड़ा है, उसने कि तुम्हें भी यहीं तक भागना है। तो अब ये बताओ कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी रह गई है, तो पहले ही जीत जाएगा ना। ये सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए। कोई भी काम आप करो, अगर 2 लोगों के बीच में कोई भी दिक्कत हो गई है तो उनकी जो कंडीशन सर्कमस्टांसेस अगर वो बराबर हैं तभी उनके ऊपर ये लॉ लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इसके लिए अगर ये गरीब है तो इसके लिए अलग से लॉ हो, ये अमीर है तो इसके लिए अलग से लॉ हो। मतलब सबके सर्कमस्टांसेस एक जैसे होने चाहिए, तब आप ये लॉ लगाओ, वरना मत लगाओ। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ऑल पर्सन हु आर इन द सेम सर्कमस्टांसेस विल बी गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो अगर उस बंदे के सर्कमस्टांसेस सेम है तो उस पर ये वाला लॉ लगाओ, नहीं है तो ये वाला लॉ लगाओ। इट इज अ गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? कि इसमें सबके राइट वायलेट नहीं हो रहे हैं। क्या पता इस बेचारे की कंडीशन ऐसी ना हो, क्या पता ये जो भाई साहब है इनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो। अब तुमने इसके ऊपर भी वही लॉ लगा दिया, इसके ऊपर भी वही लॉ लगा दिया। मान लो तुमने इन दोनों के ऊपर इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कंसेप्ट लगा दिया। अब क्या होगा, ये तो रईस है, मान लो ये भाई साहब रईस है, ये तो निकल जाएंगे मजे में, ये बेचारा फंस जाएगा, इसे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। तो यहां पे यही वाली बात हो रही है कि अगर 2 लोग हैं या कोई भी कंडीशन है तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांस, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ठीक है, और एक लाइन हमेशा पूछा थी, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब जैसा कि वो है वैसा ही सामने वाला हो, एक जैसे हो। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एक जैसे होने चाहिए दोनों लोग, तभी आप उन पे वो लॉ लगा सकते हो। आ रही बात समझ में? तो इसी का क्या मतलब है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, मतलब एक जैसे। ये लाइन ऐसे आ जाती है कि किसमें दी हुई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब भैया आ गया आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओनली, यहां ओनली लग गया, ये ओनली गलत लग गया। तो ओनली का मतलब क्या हो गया, सिर्फ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, यूज ऑफ टैंक, वेल्स, घाट्स। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इनके बीच में ऐसे रेस है, रिलीजन है, कास्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ है, सेक्स है, इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इनको लेके। कि मान लो भैया तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप अपर कास्ट के हो, वो लोअर कास्ट के, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किन किन कंडीशन में, कहीं मान लो पब्लिक प्लेस पे जाना है या फिर कोई भी कहीं बैठना है तो उसके लिए आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। मंदिर जाने के लिए आप टैंक यूज़ करो, कुआं यूज़ करो। पहले क्या होता था, कुएं के आसपास पुराने जो छोटे लोग होते थे वो नहीं जाते थे, बोले ये तो अपर कास्ट का कुआं है, यहाँ आप क्यों आ गए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या ओनली सही चीज़ है, यहाँ ये क्वेश्चन उठा, क्योंकि भैया आगे और भी कंडीशंस लग सकती हैं, किसी और बेसिस पे भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो हाँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ था। तो नो सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। तो इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आपको ये 5 पॉइंट को लेके। ठीक है, आई बात समझ में? दिस आर्टिकल ऑल्सो मेंशन दैट स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड द बैकवर्ड क्लासेस नॉट विद स्टैंडिंग इन दिस आर्टिकल। अब यहाँ ये बात आई, ये जो आपका आर्टिकल नंबर 15 है, यहाँ ये बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं कि हमने स्पेशल प्रोविजंस बनाए, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए।
बनाए हमने। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए हमने क्या रिजर्वेशन ऑफ सीट दिया है, किसे, वुमेन्स को, और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी है। माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाए हैं। तो हम गवर्नमेंट खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, लेकिन अच्छे बेस में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जिससे कि लोगों का भला हो सके। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, फिर वही बोलता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, और अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। एक्सेप्शंस टू दिस, इसका भी एक्सेप्शन है। हम सब जानते हैं कि बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो क्या है, इसका एक एक्सेप्शन बना हुआ है। आ गई बात समझ में। तो आर्टिकल 16 याद रहेगा, इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल नंबर 16 इस चीज को बोलता है, और ये तो हम सभी लोग जानते हैं। आर्टिकल नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो छुआछूत का रोग होता है ना, कि भैया वो अपर कास्ट का है, तुम लोअर कास्ट के हो, तुम यहाँ मत बैठो, वो वहाँ नहीं जाएगा, हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। तो भैया ये अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन ऑल द फॉर्म्स। कोई भी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेड एन ऑफेंस। ठीक है, तो पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ये असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल में, कि अनटचेबिलिटी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं है। तो आंसर है कि अनटचेबिलिटी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। और ये भैया एक सजा है, इस पर एक अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है अंडर अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, और उसको बना के क्या कर दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इससे क्या हो गया, इसका स्कोप बढ़ गया, और भैया इसमें सजा भी हो गई 6 महीने और 500 रुपये जुर्माना, या दोनों। ठीक है, या तो 6 महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों की सजा हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17। इससे ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या अनटचेबिलिटी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं। तो भैया ये बोलना है कि ये टर्म डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया ये। चलिए अब भैया लास्ट आर्टिकल है अपना, आर्टिकल नंबर 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो इन वीडियोस में सिर्फ फालतू की कोई बात नहीं हो रही है, बात इतनी हो रही है कि पेपर में क्या क्या आता है। फालतू का पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल को लेते हुए चलना है, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि भैया कोई भी टाइटल नहीं होगा, सारे टाइटल खत्म कर दिए गए। टाइटल कैसे, राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह के जो टाइटल्स हुआ करते थे पहले, ब्रिटिशर्स दे देते थे कि भैया आपने हमारी ये मदद करी, आप ये टाइटल ले लो, राय बहादुर हो गए आप, वो खान बहादुर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके टाइटल मिलते थे। तो इस आर्टिकल ने क्या करा कि भैया ऐसे कोई भी टाइटल यूज़ नहीं करे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आप एकेडमिक टाइटल ले सकते हो, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या आप क्या कहते हैं पीएचडी होल्डर्स हो तो भी डॉक्टर लगा सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे टाइटल ले सकते हो, या मिलिट्री टाइटल ले सकते हो, कर्नल है, गवर्नर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर है, ये ले सकते हो। लेकिन इस टाइप के टाइटल आप यूज़ नहीं करोगे। आप सिर्फ कौन से टाइटल यूज़ कर सकते हो, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स। ठीक है, ये वाले आर्टिकल्स आप ये वाले टाइटल आप यूज़ नहीं करोगे। अब जैसे अवार्ड्स की बात करते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मिलिट्री ऑनर्स हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये भैया किस में आ गए, ये है अवार्ड, ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है जो आपको सोशल सर्विस के लिए मिला है। टाइटल कभी किसी सोशल सर्विस के लिए नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अवार्ड होगा जो आपको सोशल सर्विस के लिए मिले हैं। ठीक है, तो आप ये अवार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स भी यूज़ कर सकते हो, बट आप ये खान बहादुर, राय बहादुर, इस टाइप के टाइटल आप यूज़ नहीं करोगे। देखो जो नेशनल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में लिखे हुए हैं। नेशनल अवार्ड्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1954। नेशनल अवार्ड हमारे पहली बार आए थे 1954 में, और जनता पार्टी गवर्नमेंट जो हेड कर रही थी, मुरारजी देसाई जिसके हेड थे, उन्होंने इसको ख़त्म करा 77 में, और ये अगेन रिवाइव हुए 80 में ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। अब 17 और 18 में एक फ़र्क है। आर्टिकल 17 में आपको सज़ा हो सकती है, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था
कि आर्टिकल 17 में आप देखो तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत आपको 500 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 18 देखते हैं तो इसमें किसी सज़ा का प्रावधान नहीं है, बस हाँ आपको एक डायरेक्शन दे दिया जाए कि आप ये भविष्य में रिपीट ना करें। तो आई होप आपको 14, 15, 16, 17, 18 पाँचों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। देखो 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अनटचेबिलिटी में हमें ये लाइन याद रखनी है कि अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। 16 में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि भैया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 15 में हमें क्या याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भैया कोई कहीं जा रहा है कि भैया पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे तुम नहीं जाओगे, तुम छोटी कास्ट के हो, तुम बड़े कास्ट के हो, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि भैया तुम तो वहाँ पैदा हुए थे, ये तुम्हारी जगह है। ठीक है, तो सब लोग यूज़ करें, जो भी पब्लिक प्लेस है या फिर टैंक, वेल, घाट, ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 14 तो हमने पढ़ ही लिया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कि डाइसी ने ये बोला था रूल ऑफ लॉ, डाइसी ने क्या बोला था कि सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं। और ये हमारा क्या है, अगर हम बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, एक निगेटिव नेचर का कंसेप्ट है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इसमें आप कोई भी प्रिविलेज हो, चाहे अंडर प्रिविलेज हो, चाहे अनप्रिविलेज हो, आप सबको एक ही बराबर से देखते हैं। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये बोला गया कि भैया इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए इक्वल सर्कमस्टांसेस में। अगर वो बंदा, अगर मान लीजिए आप सपोज दैट अगर उसकी सर्कमस्टांसेस, दो बंदे हैं और दोनों की सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, तो आप उसमें रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ मत लगाइए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगाइए। मतलब कि एक बंदे के लिए एक कानून होना चाहिए और दूसरे बंदे के लिए दूसरा कानून होना चाहिए, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी क्या बोलते हैं, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट भी है। ठीक है, क्या है ये, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। और इसमें एक लाइन हमेशा पूछी जाती है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लो किसी ने चोरी करी, वो बेचारा गरीब है, बहुत ही गरीब है, ठीक है, मान लो उसने रोटी चुरा ली या कोई ऐसी हल्की कोई, तो आप उसको फांसी सजा दे दो। उसकी सर्कमस्टांसेस देखिए आप पहले कि वो उसकी क्या कंडीशन रही है, उसके बाद आप उसे सजा दीजिए, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू वेरी मच।